जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है हमारी रचनाओं का जंजाल सीरीज से संबंधित 9वीं क्लास रहेगी। और आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को भी अवश्य देखें ताकि आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। साथियों, इस सीरीज के अंतर्गत हम जो है ऐसी रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो एक जैसी लगती है, लेकिन उनके रचनाकार जो हैं अलग अलग होते हैं। यानी कि उन रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो हमें डाउट पैदा करती है, और उसी डाउट को हम जो है इस सीरीज के अंतर्गत दूर कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जुड़ जाइए सभी साथी। एक बार सभी साथी आज की क्लास का लिंक जो है अपने अपने ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी अच्छी तैयारी कर सके और इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज देखते हैं नंबर 1 पर हमारे पास रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और अक्सर यह रचना परीक्षा में पूछी जाती है। तो रचना का नाम है दोहावली। दोहावली अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। अगर आपको इस रचना के रचनाकार का नाम पता है तो आप सभी बताइए। मैं एक तरफ पहले रचनाओं के नाम लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके उनके रचनाकार का नाम बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप उसे उसका आंसर दीजिए। नंबर 2 पर रचना है, इसी नाम से हमें एक और रचना मिलती है जिसका नाम है दोहावली। अब बताइए कि यह किसकी रचना है। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। देखो साथियों, अभी तक आपने सुना होगा कि दोहावली एक ही रचना है, लेकिन हिंदी साहित्य में दोहावली नाम से 2 रचना मिलती है। दोनों की विधा भी किया है सेम है, यानी कि काव्य है। इन दोनों के रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही है। कुछ साथी जो हैं सही उत्तर दे रहे हैं कि एक दोहावली जो है तुलसीदास जी की मानी जाती है। एक दोहावली का रचनाकार का नाम है तुलसीदास जी। यानी कि एक दोहावली जो है तुलसीदास जी की रचना है। नंबर 2 पर जो रचना है दोहावली, यह भी एक काव्य है और इस काव्य के रचनाकार का नाम है नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर जी। ओके जी, नाथूराम शर्मा शंकर जी। यहां तक क्लियर है सभी को। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर बहुत ही अच्छी रचना है हमारे पास आज, राग रत्नाकर। नंबर 3 पर रचना का नाम है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर, इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य है। यह क्या है? एक काव्य है। इसके रचनाकार का नाम बताइए।
नंबर 4 पर देखते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास एक और रचना है इसी नाम से, राग रत्नाकर। राग रत्नाकर बहुत ही अच्छी रचना है। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 5 पर देखते हैं। रचना है हमारे पास कवीत रत्नाकर। रचना का नाम क्या है? कवीत रत्नाकर। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी क्या है? एक काव्य रचना है। यह भी क्या है? एक काव्य है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 6 पर रचना का नाम है रस रत्नाकर। रस रत्नाकर। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। अक्सर परीक्षा में यह रचनाएं पूछी जाती है। हाँ जी, देखो कुछ साथी जो हैं इन रचनाओं के जंजाल में फंस रहे हैं, यानी कि कुछ साथियों का आंसर जो है गलत आ रहा है और कुछ साथी जो हैं बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, यानी कि सही उत्तर दे रहे हैं। तो नंबर 3 पर जो रचना है राग रत्नाकर, यह एक काव्य रचना है और राग रत्नाकर काव्य रचना जो है कुंभन दास जी की मानी जाती है। कुंभन दास जी की मानी जाती है। ओके जी। राग रत्नाकर जो दूसरी काव्य रचना है, यह काव्य रचना जो है बिल्कुल सही है, देव कवि जी की मानी जाती है। देव कवि जी की मानी जाती है। कवीत रत्नाकर यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है सेनापति जी की मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है सेनापति जी की। ओके जी। आगे देखिए, रस रत्नाकर यह भी एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है सुरती मिश्र जी की मानी जाती है। सुरती मिश्र जी की मानी जाती है। ओके जी, यहाँ तक ओके है जी सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो एक बार बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। बहुत अच्छे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये याद हो जाएगी अगर आप इन्हें लगातार अध्ययन करोगे तो आपको ये अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 7 पर हमारे पास रचना है आहवान। आहवान। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह भी एक कविता है। यह क्या है? एक कविता है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। आगे देखते हैं। नंबर 8 पर हमारे पास आज रचना है इसी नाम से एक और रचना मिलती है आहवान। आहवान। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक कविता है। दोनों की विधा जो है एक जैसी है, दोनों के नाम भी एक जैसे हैं, लेकिन
जो रचनाकार हैं वह दोनों के अलग अलग हैं। तो बताइए सभी साथी, उत्तर दीजिए। दोनों ही रचनाएं जो हैं बहुत ही अच्छी हैं, बिल्कुल सही है। जो साथी 7 नंबर में जो कविता है आह्वान, इसके रचनाकार का नाम बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि आह्वान कविता जो है 7 नंबर पर, यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। नंबर 8 पर जो रचना है आह्वान, यह भी एक कविता है और यह कविता जो है अशफाक उल्ला खां जी की मानी जाती है। बिल्कुल सही है। अशफाक उल्ला खां जी की मानी जाती है। ओके जी, यहाँ तक सभी को, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है और इसके साथ ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल के साथ नए साथियों को भी जोड़ें ताकि चैनल आगे बढ़ सके और मैं आपके लिए इसी प्रकार से नई नई क्लासें बनाता रहूं और आपकी अच्छी प्रकार से तैयारी हो सके। तो आगे देखते हैं। नंबर 9 पर रचना है आज हमारे पास आषाढ़ का एक दिन। नंबर 9 पर रचना का नाम है आषाढ़ का एक दिन। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक नाटक है। यह क्या है? एक नाटक है और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जो कि अक्षर परीक्षा में पूछा जाता है। आषाढ़ का एक दिन। नंबर 10 पर देखते हैं। रचना है हमारे पास आषाढ़ का पहला दिन। आषाढ़ का पहला दिन। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक कविता है। यह क्या एक कविता है? रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, आषाढ़ का पहला दिन एक क्या है? कविता है। दोनों ही रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत अच्छे। कुछ साथी कह रहे हैं कि सर हमने तो आषाढ़ का एक दिन ही नाटक पढ़ा है। चलो कुछ तो है जो नया लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये जो दूसरी रचना है आषाढ़ का पहला दिन, यह कविता जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके जी। तो देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है, यह नाटक बिल्कुल सही बता रहे हो आप, मोहन राकेश जी का है। मोहन राकेश जी का है। ओके जी। आषाढ़ का पहला दिन यह एक कविता है और यह जो कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की मानी जाती है। भवानी प्रसाद
मिस्र जी की मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है मोहन राकेश जी का है। आषाढ़ का पहला दिन जो कविता है, यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की मानी जाती है। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं। नंबर 11 पर हमारे पास रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण, कालिदास कालिदास के प्रति। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य है। यह क्या एक काव्य है? रचनाकार का नाम बताइए। कालिदास के प्रति। नंबर 12 पर आज हमारे पास रचना है रविंद्र के प्रति। नंबर 12 पर रचना का नाम है रविंद्र 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 के प्रति। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 13 पर रचना है बंगाल के प्रति। बंगाल के प्रति। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 14 पर रचना है हमारे पास निराला के प्रति। नंबर 14 पर रचना का नाम है निराला के प्रति। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। ओके जी। नंबर 15 पर देखते हैं। बहुत ही अच्छी रचना है कुर्री के प्रति। कुर्री के प्रति नंबर 15 पर रचना का नाम है कुर्री के प्रति। इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए मुझे। नंबर 16 पर देखते हैं मार्क्स के प्रति। नंबर 16 पर रचना है मार्क्स के प्रति। इसकी विधा की बात करें तो हम यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। यहाँ तक ओके जी। आगे देखते हैं। नंबर 17 पर रचना का नाम है भावी पत्नी के प्रति। नंबर 17 पर रचना देखते हैं भावी पत्नी के प्रति। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए तो दीजिए सभी साथी उत्तर। हाँ जी, बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं ये और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो साथी कालिदास के प्रति काव्य रचना के रचनाकार का नाम बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। यानी कि कालिदास के प्रति काव्य जो है यह काव्य नागार्जुन जी का माना जाता है। नागार्जुन जी का माना जाता है। ओके जी।
रविंद्र के प्रति यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम भी है नागार्जुन जी। नागार्जुन जी, नागार्जुन जी, यानी कि यह दोनों रचनाएं जो हैं नागार्जुन जी की मानी जाती है। बंगाल के प्रति यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है मलखान सिंह ससोदिया जी। मलखान सिंह सिसोदिया जी। ओके जी, आगे देखिए। निराला के प्रति अगली रचना है निराला के प्रति। यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है धर्मवीर भारती जी की मानी जाती है। धर्मवीर भारती जी की मानी जाती है। ओके जी, निराला के प्रति काव्य रचना जो है धर्मवीर भारती जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। अगली रचना है कुर्री के प्रति। यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है मुकुटधर पांडे जी की मानी जाती है। मुकुटधर पांडे जी की मानी जाती है। ओके जी, अगली रचना है मार्क्स के प्रति। यह एक काव्य रचना है और यह रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। बहुत अच्छे, सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। भावी पत्नी के प्रति यह भी एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की ही मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। ओके जी, यहाँ तक ओके सभी को। भावी पत्नी के प्रति काव्य जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का माना जाता है। आगे चले तो आगे देखते हैं। ये सभी रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, तो सभी साथी इन्हें याद कर लीजिए। यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। 18 नंबर पर रचना है हमारे पास बापू के प्रति। 18 नंबर पर रचना का नाम है बापू के प्रति। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम आप मुझे बताएंगे। नंबर 19 पर रचना है यमुना के प्रति। 19 नंबर पर रचना है यमुना के प्रति। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 20 पर रचना देखते हैं। वेरी गुड। रचना का नाम है खंडहर के प्रति। खंडहर के प्रति।
इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। सभी साथी उत्तर देंगे। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। वेरी गुड। बापू के प्रति जो काव्य रचना है, यह काव्य रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। ओके जी। यमुना के प्रति यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। ओके जी। खंडर के प्रति यह एक काव्य रचना है और यह जो काव्य रचना है यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। ओके जी। खंडहर के प्रति काव्य जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का माना जाता है। ओके जी। यहां तक ओके सभी साथियों को। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं। हमारे पास 21 नंबर पर रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक कहानी है। यह क्या है? एक कहानी है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 22 पर मेरे पास रचना है शतरंज के खिलाड़ी। नंबर 22 पर भी इसी नाम से रचना है शतरंज के खिलाड़ी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यह क्या है? एक नाटक है। रचनाकार का नाम आप मुझे बताएंगे। नंबर 23 पर रचना देखते हैं। बहुत ही अच्छी रचना है 23 नंबर पर, शतरंज की मोहरें। नंबर 23 पर रचना है शतरंज की मोहरें। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यह क्या है? एक नाटक है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 24 पर रचना देखते हैं। इसी नाम से हमें एक और रचना मिलती है। क्या नाम है? शतरंज की मोहरें। शतरंज की मोहरें। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या? एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। चारों ही रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो उत्तर दीजिए। शतरंज के खिलाड़ी एक कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी
दूसरा नाटक है। शतरंज की मोहरें एक नाटक है और शतरंज की मोहरें जो दूसरी रचना है वह उपन्यास है। आप सभी उत्तर दीजिए। लो जी, बहुत ही अच्छे। जो साथी शतरंज के खिलाड़ी कहानी का आंसर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। शतरंज के खिलाड़ी नाटक जो है यह नाटक हरि कृष्ण प्रेमी जी का माना जाता है। बिल्कुल सही है, हरि कृष्ण प्रेमी जी का माना जाता है। शतरंज की मोहरें नाटक जो है यह नाटक हबीब तनवीर जी का माना जाता है। हबीब तनवीर जी का माना जाता है। ओके जी, शतरंज की मोहरें नाटक जो है हबीब तनवीर जी का माना जाता है। शतरंज की मोहरें उपन्यास जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह उपन्यास जो है अमृतलाल नागर जी का माना जाता है। अमृतलाल नागर जी का माना जाता है। ओके जी, तो कर लोगे सभी साथी याद? यहां तक ओके है? सभी को क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। शतरंज की मोहरें उपन्यास जो है अमृतलाल नागर जी का माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 25 पर रचना है हमारे पास हट्ठी हमीर। नंबर 25 पर रचना है हट्ठी हमीर। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यह क्या एक नाटक है? रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 26 पर रचना है हमारे पास हमीर हठ। हमीर हठ। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या एक उपन्यास है? इसके रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। हट्ठी हमीर नाटक किसका है ये बताइए। हमीर हठ उपन्यास जो है यह किसका है? आंसर दीजिए। बहुत अच्छे। हट्ठी हमीर नाटक जो है यह नाटक प्रताप नारायण मिश्र जी का माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी का माना जाता है। हमीर हठ यह एक उपन्यास है और यह उपन्यास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का माना जाता है।
भारतेंदु, भारतेंदु हरीश चंद्र, हरीश चंद्र जी का माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। नंबर 27 पर हमारे पास रचना है आज झरना। झरना, अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य संग्रह है। यह क्या है? एक काव्य संग्रह। आप बताइए मुझे कि यह जो काव्य संग्रह है वह किसका है। ओके जी, नंबर 28 पर रचना देखते हैं। नंबर 28 पर रचना का नाम है झरना। इसी नाम से रचना है झरना, एक जैसा नाम है। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य है। यह क्या है? एक काव्य है। रचनाकार का नाम बताइए, तो उत्तर दीजिए। झरना काव्य संग्रह किसका है? झरना काव्य जो है वह किसका है? बिल्कुल सही है। कुछ साथी जो हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। झरना काव्य संग्रह जो है जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है। ओके जी, झरना काव्य जो है यह काव्य सोहनलाल द्विवेदी जी का माना जाता है। सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी जी का माना जाता है। ओके जी, क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 29 पर रचना देखते हैं। नंबर 29 पर रचना है हमारे पास सीधा सादा रास्ता। सीधा सादा रास्ता। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य है। यह क्या एक काव्य है? रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 30 पर रचना है हमारे पास टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। रचनाकार का नाम बताइए, तो उत्तर दीजिए सभी साथी। सीधा सादा रास्ता जो काव्य है यह काव्य किसका है? टेढ़े मेढ़े रास्ते यह जो उपन्यास है यह उपन्यास किसका है? उत्तर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सीधा सादा रास्ता काव्य जो है यह काव्य रांगे राघव जी का माना जाता है। रांगे राघव जी का माना जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते यह एक उपन्यास है और यह उपन्यास जो है भगवती चरण वर्मा जी का माना जाता है। भगवती चरण वर्मा जी का माना जाता है। ओके जी, क्लियर है सभी को? यहाँ तक ओके है?
तो प्यारे साथियों, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। जब ये रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें कभी कभी डाउट हो जाता है कि यह रचनाएं जो हैं किसकी हैं, यानी कि इस रचना के रचनाकार का नाम क्या है, क्योंकि इनके जो नाम हैं एक जैसे हमें लगते हैं। इसलिए आप सभी जो हैं इनको ध्यान से याद कर लें और अपनी तैयारी बेहतर करें। मैं आशा करता हूं कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासों का अध्ययन करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।